नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के उत्तर के बारे में। कैसे लिखना है सब कुछ आपको बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप बीए के प्रथम सेमेस्टर में हैं तो आपको यह वीडियो अंत तक देखनी है। कल जिस भी विश्वविद्यालय का पेपर लगा हुआ है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। देखिए, सेमेस्टर 1 में यही सब पूछे जाने वाले हैं। आपको बता दूं, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बीए के प्रथम सेमेस्टर में सिलेबस रखा गया है। नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी यूनिवर्सिटी की किसी भी कॉलेज में पढ़ें, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, या सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु की बात हो, या प्रोफेसर रजू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी की बात हो, या एक प्रकार से छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय या चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय की बात हो, या एक प्रकार से मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, MJPRU रोहिलखंड बरेली विश्वविद्यालय, ठीक है, BU झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, इन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इकट्ठा किया है। 2025 के लिए रामबाण का काम करेगा यह वीडियो। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एक प्रकार से आपकी परीक्षा में हूबहू पूछे जाते हैं। ठीक है, चले थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है। चले, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैं सभी लोगों के समक्ष लाइव प्रस्तुत हूं। पहला क्वेश्चन से, भारत में उग्रवादी आंदोलन के बारे में कुछ बताएं। भारत में उग्रवादी आंदोलन, देखिए भारत में बेसिकली आंदोलन की जो शुरुआत होती है यह एक प्रकार से 1857 की क्रांति से ही शुरू हो जाती है। लेकिन उग्रवाद और नरम दल और गरम दल, इसको गरम दल को ही उग्रवाद कहते हैं। कांग्रेस नाम की एक संस्था बनाई जाती है बेटा। कब? कांग्रेस नाम की संस्था 1885 ईस्वी में कांग्रेस संस्था की स्थापना होती है। A.O. ह्यूम नाम के एक व्यक्ति थे। A.O. ह्यूम नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने एक प्रकार से इस संस्था की स्थापना करवाई थी। इसके संस्थापक कौन थे? अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष जो थे, ध्यान रखेंगे, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे बेटा? इसके पहले अध्यक्ष थे, उनका क्या नाम था? उनका नाम था WC बनर्जी। WC बनर्जी, ठीक है, WC बनर्जी इनका पूरा मतलब नाम था, पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ये पहले अध्यक्ष थे। बात किया दूसरे अध्यक्ष कौन थे, तो ये एक प्रकार से स्थापना कब होती है? किसकी? INC की। INC मतलब क्या होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय जो कि बंबई में है, यहीं पर इसकी स्थापना होती है और यहीं पर इसका पहला अधिवेशन होता है। अधिवेशन पहला होने वाला था पूना में, बट वहां पर किसी कारण के बस में नहीं हो पाया, इस वजह से एक प्रकार से यहां पर अधिवेशन करवाना पड़ा। ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे। आपको बता दूं कि एक संस्था के माध्यम से जब ये लोग अपनी बातों को रखते थे तब एक प्रकार से अंग्रेज लोग इस पर अमल करते थे। तो 1885 से लेकर के 1905 तक का जो समय है, लगभग मान लीजिए कि 20 वर्षों का समय। ठीक है, ये 20 वर्षों का समय जो है ये भारतीय इतिहास में नरम दल के नेताओं के नाम माना जाता है। यानी कि नरम दल, यानी कि एक प्रकार से जो नरम दल के देता था, यानी जिसको नरम दल या इसी को उदारवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उदारवादी चरण बोलते हैं कांग्रेस का। तो ये 20 साल उदारवाद रहा। यानी कि कैसे? हाँ, मतलब कि भैया प्रणाम, ये थोड़ा सा हमारा काम था, आप करवा लीजिए। इस तरीके से अंग्रेजी सरकार के समक्ष जो भारतीय नेशनल कांग्रेस या राष्ट्र, जो एक प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम की संस्था थी जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी उस समय, वह एक प्रकार से बड़े नरम स्वभाव से जाकर के अपनी बातों को या भारत के लोगों की बातों को एक प्रकार से जनता तक, एक प्रकार जनता की बातों को इंग्लैंड की सरकार तक, या जो इंग्लैंड की सरकार जो भारत में शासन कर रही प्रतिनिधि के रूप में, उस तक पहुंचाने का काम कौन करता था? एक प्रकार से कांग्रेस किया करता था। तो 20 सालों तक एक प्रकार से हम बहुत ही नॉर्मल तरीके से बिहेव करते रहे। इन्हीं कांग्रेस के नेताओं में से 1905 ईस्वी या 1906 ईस्वी में आप देखते हैं आते हैं 3 व्यक्ति जिनका नाम था लाल, ठीक है, बाल और पाल। लाल, बाल और पाल, ध्यान रखेंगे परीक्षा में 100% प्रश्न पूछा था। लाल, बाल, पाल कौन थे? लाल माने लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, ला माने लाला लाजपत राय, बाल माने बाल गंगाधर तिलक और पाल माने बिपिन चंद्र पाल। ये 3 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने एक प्रकार से इसको एक प्रकार से आगे बढ़ाया। और उग्रवाद जो आंदोलन है ये 1900 एक प्रकार से 6 ईस्वी में प्रारंभ होता है और लाल, बाल, पाल जैसे नेताओं ने मिलकर के इसको आगे बढ़ाया। फिर इसके बाद में क्या होता है? गांधी जी आते हैं। 1916 ईस्वी में एक प्रकार से समझौता होता है। 1916 ईस्वी में एक प्रकार से कौन सा समझौता होता है? 1916 का समझौता होता है भैया। इसी समझौते में एक प्रकार से
से या उससे पहले ही मतलब कि उससे पहले ही आप देखते हैं 1913, 15 या 16 के आसपास सब मिल जाते हैं आपस में, जिसमें एक प्रकार से मुस्लिम लीग, नरम दल, गरम दल सब मिल करके अंग्रेजों का विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं। कुल मिलाकर के कहने का मतलब है गांधी के आ जाने से उदार नरम दल और गरम दल का जो मतभेद था एक ही संस्था में, वो एक प्रकार से खत्म हो जाता है और असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है। इस तरीके से ये था गरम दल। तो उसी गरम दल को उग्रवादी आंदोलन भी कहते हैं, यह बात ध्यान रखेंगे। तो क्या लिखेंगे, भारत में उग्रवादी आंदोलन। तो आपको पूरा इतिहास जो मैंने समझाया एक भूमिका के रूप में कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताएं। और वीडियो में जो प्रश्न मैं बताता हूं 100% पूछे जाते तो उसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें सभी दोस्तों के साथ। भारत में उग्रवादी आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ 1906 ईस्वी में हुआ और यह 1919 ईस्वी तक चलता रहा। देखिए 1919 तक चला, चूंकि 1916 में पूना पैक्ट हुआ था, वो एक प्रकार से गांधी और जो है भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था, जब मतभेद हो रहा था दलित और एक प्रकार से सवर्ण को लेकर के, उस दौरान ऐसा हुआ था। ठीक है, 1919 में असहयोग आंदोलन शुरू करना था गांधी जी को, और उस लिए एक प्रकार से गांधी जी एक प्रकार से असहयोग आंदोलन शुरू करने में और उनकी अध्यक्षता होती, तो उन्होंने एक प्रकार सब कुछ क्या कर दिया, उन्होंने एक प्रकार सबको मिलाने का काम किया। नरम दल और गरम दल एक हो जाते हैं 1919 में, यानी 1906 से 1919 का समय गरम दल होता है, 1885 से 1905 का समय जो है नरम दल होता है। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के पदार्पण के साथ उग्रवादी आंदोलन का अंत होता है। क्रांतिकारियों को बम, पिस्तौल, राजनीतिक हत्याओं और राजनीतिक डकैतियों में विश्वास था। इस युग में आंदोलन का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में था। ये नवयुवक थे बेसिकली लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल माने विपिन चंद्र पाल। इन तीनों का नाम ध्यान रखेंगे। तो उग्रवाद में यही इतना लिख देंगे, आपको नंबर बढ़िया सा मिल जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने एक प्रकार समझा वो फटाफट से लाइक कर दे। आगे देखते हैं। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। चलें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका बेटा। भारत छोड़ो आंदोलन का क्या महत्व था? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन को। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीयों में एक ऐसी अपूर्व जागृति उत्पन्न कर दी जिससे ब्रिटेन के लिए भारत पर लंबे समय तक शासन कर पाना मुश्किल हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था 1942 में शुरू हुआ। इसी आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, चूंकि ये अगस्त में शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का सीधा सीधा मतलब था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा चलने लगा। आपको बता दूं कि एक प्रकार से अंग्रेज लोग जो थे वो भारत पर कब्जा करके बैठे हुए थे और अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का काम भारतीय जो नेता थे वो लोग क्या कर रहे थे, मतलब कर रहे थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन एक प्रकार से उस समय चलाया गया जब एक प्रकार से विश्व स्तर पर जो है द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था। एसी बनर्जी नाम के एक विद्वान ने इन्होंने कहा कि इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप अधिराज्य की पुरानी मांग सर्वदा समाप्त होगी। अधिराज्य मतलब क्या होता है? पहले लोग कैसी मांग करते थे? पहले मांग करते थे भारत के लोग, भारतीय नेता के लोग, भारत के नेता मांग करते थे क्या कि भैया आप विदेशी मामले खुद देखो, अंग्रेज उसको कहते थे। बाहरी मामला आप ही सब देखो, व्यापारों पर जो बाहर करना है आप ही करो, लेकिन जो आंतरिक मामले हैं, सामाजिक स्ट्रक्चर है या जो भी चीज़ करनी है आंतरिक मसलों में आप दखल अंदाजी मत करो, आप हमको दे दो। यानी कि जिसको आप बोल सकते हैं कि अधिराज्य की मांग। अधिराज्य मतलब एक प्रकार से आप हमारे सर्वे सर्वा बने रहो, लेकिन हमको एक प्रकार से अधिकार दे दो ताकि हम अपने आंतरिक मूल्यों पर काम कर सकें। ये मांग जो थी पहले, अब उसको नहीं, अब डायरेक्ट अंग्रेजों यहां से भागो, देश हमारा है और यहां से आपको भागना पड़ेगा। तो अधिराज्य की पुरानी मांग सर्वदा समाप्त हो गई और उसका स्थान पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने ले लिया। इसी आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए पृष्ठभूमि तैयार करी। अगस्त क्रांति अत्याचार एवं दमन के विरुद्ध भारतीय जनता का विद्रोह था। यह क्रांति जनता में उत्पन्न नवीन उत्साह और गरिमा की सूचक थी। इसी आंदोलन के कारण अमेरिका और ब्रिटेन में जनमत इतना अधिक भारत के पक्ष में हो गया कि अंग्रेजों को विवश होकर के भारत को छोड़ करके यहाँ से भागना पड़ा। यानी जब यहाँ पर आंदोलन हुआ, अगस्त क्रांति हुई, इसका एक प्रकार से न्यूज़पेपर वगैरह में सब जगह छपने लगा। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध भी अपने चरम पर था। जब इस प्रकार की सिचुएशन सामने आ रही थी तो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर, अंग्रेजी जो एक प्रकार से ब्रिटेन की जनता थी, जो एक प्रकार से अमेरिका की जनता थी, ये लोग एक प्रकार से इन लोगों ने वहाँ पर धरना शुरू कर दिया कि भाई भारत को क्यों इतना ज़्यादा आप हलाल कर रहे हैं, भारत पर कब्जा करके क्यों रखे हैं, वहाँ से उनको छोड़ो। चूँकि भारत में भी मतलब भारत के लोग, बहुत सारे लोग ब्रिटेन में रहते थे, बहुत सारे लोग अमेरिका में रहते थे, तो वहाँ के लोगों को उकसाया, वहाँ के रेडियो में, समाचार पत्रों में तमाम प्रकार के भारत को लेकर के लेख प्रकाशित होने लगे। लोगों ने उसको पढ़े, लोगों का नज़रिया बदला। ठीक है, और नज़रिया बदला तो क्या बन गया, नज़ारा भी बदल गया और भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाती है 1947 में। 1942 में आंदोलन होता है और 1947 में स्वतंत्रता मिल जाती है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है और द्वितीय विश्व युद्ध में एक प्रकार से इंग्लैंड जो था उसकी बहुत बुरी स्थिति थी। अमेरिका का सबका दबाव पड़ रहा था इंग्लैंड पर कि भाई भारत आपकी मदद कर रहा है हमेशा और भारत को क्यों आप जो सता रहे हैं, भारत से छोड़ करके उपनिवेशवादी परंपरा को हटाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा। 13 नंबर प्रश्न मतलब अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया था? क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया था? देखिए, ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्रिप्स मिशन भारत को भेजा गया था। इसके कई कारण थे। पहला कारण तो ये था कि भारत को जापान से खतरा था, इस वजह से क्रिप्स मिशन आया था। दूसरी बात, ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव पड़ रहा था। मित्र राष्ट्र मतलब कि जो एक प्रकार से ऐसे राष्ट्र जो कि ब्रिटेन की सहायता कर रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध में, उन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्र कहते हैं। ठीक है, तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र जो थे आपस में एक प्रकार से युद्ध कर रहे थे, तो ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव पड़ रहा था कि आप भारत को एक प्रकार से छोड़िए, भारत को स्वतंत्रता दीजिए। तीसरे पर ब्रिटिश की जनता भारतीय पक्षधर थी, अमेरिका की जनता भी भारतीय पक्षधर थी। इस वजह से ब्रिटिश सरकार को क्रिप्स मिशन लाना पड़ा और भारत की स्वतंत्रता की एकदम से पहल बनानी पड़ी। इसके अलावा आज़ाद हिंद फौज से खतरा था। आज़ाद हिंद फौज जो थी आप देखते हैं उसका संचालन कर रहे थे सबसे बड़े, सबसे चहीते हिंदुस्तान के, उनका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे बड़े ही एक प्रकार से विद्वान भी थे और बहुत ही एक प्रकार से शार्प बुद्धि के थे। वह एक प्रकार से आप देखते हैं किस तरीके से होते हुए पता नहीं रूस से होते हुए जाकर के जापान पहुँचे, हिटलर से जाकर के मिलते हैं। हिटलर से जब मिलने पहुँचे नेताजी, तो हिटलर का 4 व्यक्ति जो होते थे वो एक प्रकार से बहरूपिया होते थे। हिटलर पहले मिलता नहीं था जल्दी किसी, चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। उस दौरान हिटलर को अपने जान की खतरा थी। हिटलर जर्मनी का तानाशाह माना जाता है। तो हिटलर से मिलने के लिए पहुँचे नेताजी अपने। नेताजी एक प्रकार से पहुँचे, वेट कर रहे थे। उसने कहा कि भाई वेट करो नेता, अभी आ रहे हैं हिटलर। हिटलर जब आता है तो नेताजी हिटलर पहले ऐसे आकर हाथ आगे करके आता है, तो नेताजी एक प्रकार से कहते हाथ तो मिला लेते हैं, लेकिन बोलते हैं बेटा तू हिटलर नहीं है। उससे बोलते हैं कि हिटलर को भेजिए, आपसे मुझसे बात नहीं करी, डायरेक्ट आप हिटलर से बात करती हैं। तो बोल रहा कि अरे मूर्ख, मैं ही तो हिटलर हूँ। कहे तू हिटलर नहीं है, निकल। ऐसे कहने का था, विनोद के लिए मैंने बोला, ऐसे बातचीत नहीं हुई होगी। लेकिन तब क्या हुआ, हिटलर एक प्रकार से तुरंत फिर कि वो समझ गया कि भाई ये क्या हुआ। फिर दोबारा से दूसरा बहरूपी आया हिटलर बन करके, वो इस तरीके से बचता था, तो उसको भी पहचान गए नेताजी। जब तीसरी बार हिटलर कहता है चलो देखते भाई कौन व्यक्ति ऐसा आ गया जो एक प्रकार से पहचान जा रहा है, इतना माइंड बुद्धि है। ICS की परीक्षा उस समय होती थी जैसे आजकल IAS की होती है। एक बैठा हुआ में निकाल दिया था नेताजी ने और उसको छोड़ दिया था, त्यागपत्र लेकर के चले गए थे। आप सोचो कितने प्रवीण योद्धा, कितने प्रवीण दिमाग के थे, बहुत विद्वान आदमी थे। ठीक है, दिमाग उनकी खोपड़ी बहुत चलती थी भाई। उसके बाद में फिर जब वो हिटलर आता है, तो जब हिटलर आता है तो वह एक प्रकार से हाथ पहले नहीं मिलाता है। तो हिटलर जब हाथ नहीं मिलाता है तो एक प्रकार नेताजी खड़े होते हैं और नेताजी खुद हाथ मिलाते हैं। तो हिटलर ने पूछा कि नेताजी ये क्या बात, आप एक प्रकार से कैसे पहचाने इन लोगों को? कहा कि देखो, जब आप किसी से मिलने जाते हैं तो आपकी गर्ज होती है। गर्ज का समझ रहे हैं, आपकी एक प्रकार से ज़रूरत होती है कि उससे मिला जाए। तो नेताजी एक प्रकार से ने बताया कि भाई मेरी ज़रूरत है, मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं आपकी सहायता के लिए आया, कि आप हमारी सहायता करेंगे, इस उद्देश्य से हम आए हैं। तो इस वजह से हमारा कर्तव्य है कि मैं आपसे हाथ पहले मिलाने के लिए एक प्रकार से अपना हाथ आगे बढ़ाऊं। लेकिन आपकी जो एक प्रकार से चमचे थे जो बनाए गए थे हिटलर रूप में, वो पहले हाथ फैला रहे थे। तो मुझे डाउट होगा कि भाई ये हिटलर हो नहीं सकता, दुनिया का इतना बड़ा तानाशाह, इतना बड़ा शासक जो है कैसे हाथ मिला सकता है? तो कहा कि हाँ भाई दम तो है बंदे में। उन्होंने मदद करनी शुरू कर दी और इस तरीके से चीज़ें हुई। अच्छा, जो जर्मनी था और इंग्लैंड थे, दोनों आपस में प्रतिद्वंदी थे, युद्ध हो रहा था दोनों का एक प्रकार से। 36 का आंकड़ा था, इस वजह से नेताजी मिले थे उनसे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चूँकि दुश्मन का दुश्मन जो होता है, दुश्मन का दुश्मन अपना मित्र होता है, इस चीज़ को फॉलो करते थे नेताजी। नेताजी का जो विचारधारा थी वो कहते थे कि मार्ग कोई भी अपनाओ, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। गांधी जी कहते थे नहीं, मार्ग भी अच्छा हो और स्वतंत्रता भी मिले, यानी कि लक्ष्य और साध्य दोनों एक प्रकार से अच्छे हों, साधन और साध्य दोनों अच्छे हों, गांधी जी कहते थे। लेकिन नेताजी कहते थे कि साधन कैसा भी हो, साध्य अच्छा होना चाहिए, लक्ष्य हमारा अच्छा है, स्वतंत्रता, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। प्रश्न अगला, चौरी चौरा कांड क्या है? चौरी चौरा एक स्थान है, गोरखपुर में पड़ता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शांतिपूर्वक चलाने का निश्चय किया गया था। गांधी जी ने अंग्रेजों को कर न देने के लिए एक आंदोलन चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार को 1 सप्ताह का समय दिया था। समय पूरा होने के पूर्व ही 5 फरवरी की डेट को 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नाम के स्थान पर कांग्रेस के द्वारा एक जुलूस निकाला जा रहा था। पुलिस ने जुलूस रोकने का खूब प्रयास किया, जिससे जनता और पुलिस के बीच में क्या हो जाती है, मुठभेड़ हो जाती है। पुलिस भाग करके, और वो लोग पुलिस चाहती भी थी कि यही हो, पुलिस भाग करके थाने में छिप जाती है। जनता इतने आक्रोश में आ गई कि
इनको ये 36-35 पुलिस या जो भी कुछ पुलिस थे उन सभी को एक प्रकार से थाने में ही बंद कर दिया। उत्तेजित भीड़ ने थाने को घेर करके उसमें आग लगा दी। इसमें थाने के सभी लोग जल करके खाक हो गए। इसके बाद 11 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्यसमिति ने आंदोलन के हिंसक हो जाने के कारण से इसे स्थगित करने का निर्णय ले लिया। चूंकि गांधी जी को पता था कि चूंकि हिंसा इसमें आ चुकी है और ये एक प्रकार से इसका दमन बहुत जल्दी अंग्रेज सरकार कर देगी, हम नहीं करेंगे, जान माल का खतरा भी हो जाएगा और कोई भी आंदोलन अगर लंबे समय तक चलता है तो वह अच्छे तरीके से नहीं सफल हो पाता है। इसी वजह से आंदोलन को सफल बनाने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों जरूरी होता है कि वह एक प्रकार से कम समय का हो। आंदोलन चाहे दोबारा दूसरी तरीके से करना पड़े, लेकिन कोई एक आंदोलन ज़्यादा लंबा खींचेगा तो वह आंदोलन सफल नहीं होगा, आंदोलनकारी जो होंगे शिथिल पड़ जाएंगे। इस वजह से आंदोलन गांधी जी ने भंग भी कर दिया और चूंकि हिंसा आ गई थी, हिंसा से बहुत दूर रखते थे गांधी जी। तो यह था भैया आपका ये। अगला क्वेश्चन आ चुका है, पूना पैक्ट क्या था? पूना समझौता मैंने आपको बताया। देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों ने एक और चाल चली। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था 1909 के अधिनियम के में ही कर दिया गया था। उन्होंने हिंदुओं में फूट डालने के उद्देश्य से हरिजनों के लिए यानी कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था करने की एक प्रकार से ठानी, जिसमें उन्होंने एक प्रकार से भीमराव अम्बेडकर जी से बातचीत करना शुरू कर दिया था पहले गोलमेज सम्मेलन से ही। एकमात्र नेता थे कांग्रेस के जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, वो थे भीमराव अम्बेडकर जी। तो उनको एक प्रकार से भड़का रहे थे भीमराव अम्बेडकर जी को ये लोग, अंग्रेज लोग, कि भाई दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी जाएगी जैसे मुसलमानों के लिए है। ठीक है, गांधी जी इस निर्णय से बिल्कुल एक प्रकार से नाखुश थे, उनको बहुत आघात हुआ। उन्होंने आमरण अनशन कर दिया, जेल में ही उस समय गांधी जी बंद थे, आमरण अनशन वहीं से कर दिया। अंत में हरिजन नेता भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में 1932 में पूना में एक समझौता होता है जो पूना समझौता कहलाता है। पूना समझौते के तहत हरिजनों के लिए संसद विधानमंडलों के स्थान पर सुरक्षित कर दिया गया, यानी एक प्रकार से संसद में स्थान सुरक्षित जरूर हो गया लेकिन अलग निर्वाचन व्यवस्था नहीं की गई। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, यह बात ध्यान रखेंगे। 1916 मेरे मुंह से थोड़ा सा गड़बड़ निकल गया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहली बात यह ध्यान रखें, अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी किसी भी सब्जेक्ट की, पॉलिटिकल साइंस की और भी तमाम नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो वही सब आएंगे। तो आपको नोट्स प्राप्त करने हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, आप अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपका क्या क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपीज़ पे कर देने होंगे। उसके बाद में आपको सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ यानी 3 मेजर सब्जेक्ट की पीडीएफ, एक माइनर सब्जेक्ट की पीडीएफ और एक को करिकुलर सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको यानी 5 सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी और आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पर आपकी जो लाइव क्लासेस होंगी वो मिलती रहेंगी और इस तरीके से आपके लिए व्यवस्था, और जो पुरानी क्लासेस हो चुकी हैं उनकी प्ले लिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी और उन सभी की पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, जो भी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी, वो सारी चीजें आपके पास सेंड कर दी जाएगी। एसएमएस करें 91 193 60 62 पर, मात्र 100 रुपीज में व्यवस्था कर दी गई है। और आगे से सेकंड सेमेस्टर की जब क्लास होगी उसके लिए तुरंत इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी, तो आप ग्रुप से जुड़े रहेंगे तो आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। सेकंड सेमेस्टर की तैयारी और बेस्ट तरीके से मैं करवाऊंगा। ठीक है, उसमें पूरा चैप्टर्स कवर कराने की पूरी रणनीति बना चुका हूं मैं, तो जल्द ही एक प्रकार सेकंड सेमेस्टर की क्लास भी चलेगी, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत आपको नहीं है। चले अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताएं। भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल की बात की जाए तो प्रियम्बल जो होता है किसी भी संविधान की यानी उद्देशिका या एक प्रकार से एक सांचा होता है जो एक प्रकार से यह दर्शाता है कि पूरा का पूरा संविधान कैसा होगा। तो भारतीय संविधान की जो पहला पन्ने में लिखा है वो प्रस्तावना ही लिखी है। पहला पन्ने में राम जी की वैसे फोटो लगी है, उसके बाद में प्रस्तावना है जिसमें कहा गया कि भारत एक लोकतंत्र, गणराज्य, संप्रभु, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। यानी कि भारत कैसा होगा, लोकतांत्रिक राज्य होगा। यानी भारत का जो एक प्रकार से जो मतलब मुखिया होगा, जनता का जो एक प्रकार से मतलब जो सरकार का मुखिया होगा या जो सरकार होगी वो जनता के द्वारा चुनी जाएगी। गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि देश का मुखिया जो होगा वह एक प्रकार से जनता के द्वारा चुना जाएगा, यानी कि जैसे राष्ट्रपति का भी चुनाव होगा। संप्रभु का मतलब सीधा सीधा होता है कि एक प्रकार से किसी दूसरे देश का एक प्रकार से इस पर कोई दबाव नहीं होगा कि कोई बाहरी मामले या कोई आंतरिक मामलों में ब्रिटेन से या अमेरिका से पूछना पड़े मोदी जी को। ठीक है, समाजवादी का मतलब सीधा सीधा होता है कि एक प्रकार से यहाँ पर लोक कल्याण की व्यवस्था को ध्यान रखा जाएगा, जनता की बातों को एक प्रकार ध्यान रखा जाएगा, पब्लिक वेलफेयर की बात करी जाएगी। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है किसी एक धर्म का पक्षपात नहीं किया जाएगा, सभी धर्मों को एक प्रकार से बराबर का दर्जा दिया जाएगा, सभी धर्मों को एक प्रकार से विकास और उनकी छूट मिलेगी। मौलिक अधिकार भी अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 25 तक, मतलब अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक दिए गए हैं मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो इस तरह की धर्मनिरपेक्ष भी होगा। समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता
शब्द को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। चूँकि भारतीय संविधान में लगभग 100 से अधिक संविधान संशोधन भी हो चुके हैं। 1972 में लगभग बहुत सारे संशोधन हुए हैं, इसीलिए उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यह बात भी ध्यान रखेंगे। अर्थात भारत में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होगी। राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाएगा, 5 साल के लिए। आंतरिक और बाह्य मामलों में भारत स्वतंत्र होगा। सभी के साथ समान व्यवहार और धार्मिक स्वतंत्रता होगी। ये सारी बातें भारत की प्रेम्बल में लिखी हुई हैं, मतलब भारत के संविधान के प्रेम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में या प्रेम्बल में लिखी गई हैं। प्रेम्बल मतलब होता है प्रस्तावना, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, रिवीजन कर लीजिए भाई फटाफट से। प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व बताएं। यानी एक प्रकार से भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि जिसको आप डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है, ये भारतीय संविधान में भाग 4 के यानी कि भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भाग 1 में क्या है भैया, प्रश्न यहीं पर उठता है। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 1 अनुच्छेद मतलब कि अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक भाग 1 की बात करी गई है। भारतीय संविधान का जो भाग 2 है उसमें क्या कहा गया है, भाग 2 है नागरिकता से रिलेटेड है। किससे भैया, नागरिकता से रिलेटेड है। नागरिकता से रिलेटेड अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 संविधान का अनुच्छेद नागरिकता के बारे में बताता है। भाग 3 की अगर बात की जाए बेटा, भाग 3 जो है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक का जो संविधान के अनुच्छेद है वो भाग 3 के अंतर्गत समाहित है। इसमें एक प्रकार से मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करी गई। किसकी बात बेटा, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किसमें करी गई है, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करी गई भारतीय संविधान के भाग 3 में, इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा सबसे पहले 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में आया था। उसी के तर्ज पर एक प्रकार से दुनिया में मौलिक अधिकारों की बात होने लगती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था की गई है वो अमेरिका के संविधान से करी गई है। और जो नागरिकता का प्रावधान है अपने हिसाब से किया गया है भाग, और जो भाग 4 है आपका, भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है यानी कि डीपीएसपीज है, अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक। इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अच्छा, भाग 4 का जोड़ा गया है बाद में एक प्रकार से, इसमें एक प्रकार से भाग 4 का जोड़ा गया। और जो है आपका जो है 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, तब जोड़ा गया था इसको। ठीक है, क्लियर, ध्यान रखेंगे। इसमें एक प्रकार से मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया। किसके बारे में, मौलिक कर्तव्य, यानी कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे उस समय, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन 2002 में फिर एक संविधान संशोधन होता है, 86वां नंबर का संविधान संशोधन होता है, 86वां नंबर का। इसमें एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। यानी अब मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। बात ध्यान रखेंगे, एक मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया है वो 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों को प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो स्कूल भेजे, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो भाग 4 के का में वर्णित है, और इसमें अनुच्छेद जो है 51 का में ये 10 के मतलब कि जो 11 मौलिक कर्तव्य जो है डिसाइड किए गए हैं कि प्रत्येक नागरिक का ये सारे कर्तव्य होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को जाना, समझा और परखा। क्लियर, तो ये अब आपका एक प्रकार से इस तरीके से मैंने चीज़ों को आपको बताया। तो ये रिवीजन हो रहा है, तो इस तरीके से मैंने रिवीजन आपका करवा दिया। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे। तो ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये एक प्रकार से इसलिए रखे गए ताकि देश जो है इसी पैटर्न पर आगे एक प्रकार से देश की शासन व्यवस्था को चलाए, जनता को वेलफेयर करे, यानी जनता का कल्याण करे। ठीक है, 36 से लेकर के 51 तक ये शामिल है। यह भारतीय संविधान की एक अनोखी व्यवस्था है जिसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसी के द्वारा समाजवाद की नीतियों को लागू किया जाता सकता है। ये तत्व राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, ना ही न्याय योग्य है। फिर भी देश की सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए उनका पालन राज्य के हित में ही होता है, और राज्य इसका प्रयास करते हैं कि इन सभी को अपनाया जाए। नीति निर्देशक तत्व वे निर्देश होते हैं जिन्हें संविधान ने राज्यों को यानी देश को दिया है कि उससे यह आशा की गई है राज्यों से कि वह उसी बंधन के रूप में नहीं वरन अपने कर्तव्य के रूप में इन पर एक प्रकार से चलेगा और इन कर्तव्यों का पालन करेगा। जिस तरीके से मौलिक कर्तव्य हमको दिए गए हैं उसी तरीके से नीति निर्देशक तत्वों को दिया गया है, देश को या राज्यों को दिया गया है कि राज्य जो होंगे, राज्य का मतलब देश होता है यहाँ पर। ठीक है, तो देश को दिया गया है संविधान के द्वारा कि देश इसी पैटर्न पर काम करेगा, इसी पैटर्न पर आगे बढ़ेगा, और इस तरीके से एक प्रकार से जनता का हित होगा, कल्याण होगा। ठीक है, राज्य चाहे तो इसको अपनाए, राज्य चाहे तो ना अपनाए, यानी देश चाहे तो अपनाए, देश चाहे तो ना अपनाए। लेकिन जो मौलिक कर्तव्य है उनको देश के चाहने से कुछ नहीं होता, मौलिक कर्तव्य को एक प्रकार से देना ही पड़ता है। मौलिक कर्तव्य पर अगर खतरा होता तो आप जो है सरकार के खिलाफ भी केस कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न देखेंगे भैया, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। भारतीय संविधान की कई विशेषताएं, जिनमें से प्रमुख विशेषताएं निम्न है।
पहली विशेषता बेटा है कि लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है और निर्मित संविधान है, यानी कि बनाया गया है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे हैं भारतीय संविधान को बनाने में, यानी भारत का संविधान निर्मित संविधान है, भारत का संविधान जो है लिखित संविधान है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता संघात्मक शासन है, यानी कि यहाँ का शासन कैसा संघात्मक शासन है, संघ यहाँ पर पावरफुल है, केंद्र को उतनी शक्तियाँ नहीं दी गई हैं, ठीक है, यह बात ध्यान रखें। 395 से अधिक अनुच्छेद, लगभग 460 के प्लस हो गए अनुच्छेदों की संख्या अब, और 22 से अधिक भाग हो चुके हैं, और इसके अलावा आप देखते हैं 12 अनुसूचियाँ लगभग हो चुकी हैं, ठीक है। संसदात्मक शासन की व्यवस्था, यानी कि यहाँ पर दो संसद क्या है, संसद के 2 सदन है, एक है लोकसभा, ठीक है, और एक है राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा। लोकसभा में कौन होते हैं, इसे जो सांसद होते हैं लोकसभा में बैठते हैं, राज्यसभा में भी सांसद बैठते हैं, लेकिन राज्यसभा के सांसद को हम और आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते हैं, जबकि लोकसभा के सांसदों को ऐसे कि आप चुनते हैं। जैसे कि सुधांशु त्रिवेदी का नाम सुना होगा आपने, वो राज्यसभा के सांसद हैं, और बृजभूषण सिंह का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, बृजभूषण सिंह का नाम सुना होगा, या आपने और भी किसी सांसद का नाम सुना होगा, तो वो सांसद आपके जो क्षेत्र के होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। राज्यसभा के जो सांसद होते हैं वो 6 साल के लिए होते हैं, लोकसभा के सांसद 5 साल के लिए होते हैं, यह बात भी ध्यान रखेंगे। राज्यसभा जो होते हैं कभी भंग नहीं होती है, ठीक है, इसीलिए इसको प्रथम सदन कहते हैं, और लोकसभा जो होती है, ठीक है, मतलब कि ये एक प्रकार से उच्च सदन है, क्योंकि ये भंग नहीं होती। निम्न सदन लोकसभा को इसलिए कहते हैं क्योंकि लोकसभा भंग हो जाती है। ये प्रथम सदन है लोकसभा, जो कि जनता के द्वारा इनके चुने गए प्रतिनिधि होते हैं इसमें डायरेक्ट, और राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार से जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं सदस्य, मतलब कि ये जनता के कुछ लोगों के द्वारा निर्वाचित होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। लोकसभा की अगर बात करें, लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है राज्यसभा से, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। लोकसभा का ही नेता जो होता है प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा के जितने भी सांसद होते हैं वही वोट देते हैं प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और लोकसभा के ही लोग वोट देते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को बनाने में। लोकसभा का अध्यक्ष एक अलग व्यक्ति होता है, जबकि राज्यसभा का अध्यक्ष जो सभापति होता है भारत का, मतलब भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का जो है वो एक प्रकार से सभापति होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति ही। तो ये व्यवस्था है। इसके अलावा विश्व का सबसे व्यापक संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है भारत में, उच्च मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब एक प्रकार से स्वतंत्र है, इस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करी गई है, 6 मौलिक अधिकार दिए गए, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, ठीक है, और नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था भी करी गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कि सभी धर्मों को एक प्रकार से फलने फूलने का मौका मिलता है, सभी धर्मों को एक दृष्टि से देखा जाता है। अगला क्वेश्चन आ चुका बेटा, प्रश्न आ चुका है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के बारे में बताएं। देखिए भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 35 या अनुच्छेद 12 और 13 में उतने इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकारों के बारे में ही बताया गया। तो 14 से आप 35 बता सकते हैं, 12 से 35 बेसिकली पूरा होगा, ठीक है। 6 मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 15 के बीच में रखा गया, मतलब अनुच्छेद 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है ये आपका जो है 29-30 में लगभग आप मिलेंगे, ठीक है, 29-30, ठीक है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार की अगर बात करें, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिटें जारी करने की परामर्श दी गई है, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 14 एक प्रकार से भी मैं चर्चा करूंगा। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून के नज़रों में सभी बराबर होंगे। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, छुआछूत खत्म कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियां खत्म कर दी जाएंगी सब, ठीक है। ये सब ध्यान रखें। फटाफट से आप लाइक ठोको। चले अगला क्वेश्चन आ चुका बेटा, चले फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सबसे पहली बात, राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी भी नियुक्ति करता है, और जब वो मुख्य न्यायाधीश बन जाते हैं तो मुख्य न्यायाधीश की परामर्श पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। यह बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता क्या है? अगर आपको उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है, उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट का अगर आपको न्यायाधीश बनना है, तो आप एक प्रकार सर्वोच्च न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय मतलब क्या होता है? हाई कोर्ट, ठीक है। उच्चतम न्यायालय क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होता है। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की बारे मतलब योग्यताएँ जो है कई सारी हैं। पहली योग्यता ये है कि वह भारत का नागरिक हो, सबसे पहली बात
किसी भी चीज़ को बनने के लिए भारत में भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी। दूसरी बात, वह भारत के किसी न्यायालय में कम से कम 10 साल तक वकालत कर चुका हो या न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, 10 साल तक किसी उच्च न्यायालय में जो है चाहे अधिवक्ता यानी वकील रहा हो, चाहे किसी छोटे न्यायालय में 10 साल तक जज के पद पर रहा हो, तो वह एक प्रकार से अपने आप को अप्लाई कर सकता है कि वह एक प्रकार से जज बन जाए। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है बेटा, उच्च न्यायालय की शक्तियां और अधिकार बताएं। देखिए, उच्च न्यायालय की शक्तियां और अधिकार निम्न है। तो पहली बात, प्रारंभिक अधिकार। उच्च न्यायालय का पहला अधिकार क्या होता है? प्रारंभिक अधिकार। दूसरा अधिकार तो संविधान संबंधी कुछ मुकदमे होते हैं, उन पर निर्णय का अधिकार भी उच्च न्यायालय को होता है। मूल अधिकारों का संरक्षण करने का अधिकार भी उच्च न्यायालय के पास होता है। अपीलीय अधिकार भी होता है। अभिलेखीय न्यायालय भी ये है, राज्यों की न्यायपालिका का प्रबंध भी करता है। कहीं ना कहीं पे अभिलेखीय न्यायालय का मतलब क्या होता है? यानी कि इसके जो निर्णय होते हैं हाई कोर्ट के, वो लिखे जाते हैं। जब अगला एक प्रकार से कोई निर्णय आता है उस मुद्दे पर, तो वह निर्णय पढ़ा जाता है कि भाई फलाने जज जब बैठे थे, फलाने मामलों में इस तरीका का निर्णय उन्होंने दिया था। अब यही प्रकार का मामला इस समय है, वकील लोग तुरंत उसे छांट काट करे रहते हैं, लिखे रहते हैं, ए जज साहब रुको, फलानवा मामला में तो जजबाई जो है निर्णयधीश रहा, आप काहे बदलत हो बतिया, आपो यह निर्णय दियो। तो जज को एक प्रकार देना पड़ेगा, क्योंकि जज एक प्रकार से या तो उसका तर्क देगा अच्छे तरीके से, अगर तर्क नहीं दे पाएगा तो जो मामला था पहले, चूंकि सुप्रीम कोर्ट उस पर मुद्दे पर निर्णय दे चुका है, तो उस मुद्दे पर आपको निर्णय देना पड़ेगा। वो कोटेशन के रूप में एक प्रकार से आपका अपील हो सकता है, इसीलिए उसको अपीलीय न्यायालय मतलब कि अपीलीय न्यायालय इसलिए है। अपीलीय न्यायालय का मतलब क्या होता है? अपील का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई जिला न्यायालय पर आपका कोई मामला नहीं सुलटा तो आप अपील करेंगे उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में मामला नहीं सुलटा तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस तरीके से ये एक प्रकार से अपीलीय न्यायालय होता है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला संवैधानिक अधिकार, दूसरा है दीवानी, तीसरा है फौजदारी, चौथा है विशिष्ट। ये 4-5 प्रकार के मामले जो होते हैं यहाँ तक जाते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न है, प्रत्येक जनपद में कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं? प्रत्येक जिले में कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं बेटा? तो प्रत्येक मतलब उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के अधीन राज्य के प्रत्येक जिले में निम्नलिखित न्यायालय कार्य करते हैं। जैसे कि पहला होता है दीवानी न्यायालय। दीवानी न्यायालय जिसको आप सिविल कोर्ट बोलते हैं, जिसमें जैसे जमीन जायदाद के जो मामले होते हैं, किसी का मेड़ किसी ने काट लिया है, वैसा झगड़ा वगैरह, मतलब कि जो खेतों वगैरह का मामला होता है, बेसिकली कहते हैं दीवानी चल रही है, तो दीवानी वाले मामले जो होते हैं, दीवानी पूरा उम्र बीत जाती चलती रहती है, सिविल कोर्ट। दूसरा होता है फौजदारी, मारपीट कर लो वो मामला, क्रिमिनल कोर्ट्स। तो तीसरा होता है राजस्व या माल न्यायालय यानी कि रेवेन्यू कोर्ट, जहाँ पर एक प्रकार से जैसे कि कोई टैक्स नहीं दे रहा है या रेवेन्यू को लेकर कोई बात हुई है या किसी के चालान कटाए वहाँ पर जाने करके, तो ये रेवेन्यू कोर्ट होता है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। सिविल जज के न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो यह न्यायालय जिला न्यायाधीश के अधीन होता है, सिविल जज। ये न्यायालय 1 लाख रुपए तक के मुकदमे सुन सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उच्च न्यायालय के निर्देशों पर यह राशि 5 लाख तक बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन उच्च न्यायालय से पहले परामर्श लेने पड़ेगा, तब इस राशि को 5 लाख बढ़ाया जाएगा। और नहीं तो इससे जैसे 1 लाख से ऊपर होता तुरंत उच्च न्यायालय अपने अंडर में चीज़ों को ले लेता है। ठीक है, चले आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, मुंसिफ न्यायालय क्या है? मुंसिफ न्यायालय क्या है भैया? मुंसिफ न्यायालय की अगर बात की तो सिविल जज के नीचे मुंसिफ न्यायालय होता है। यह न्यायालय 2000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक के दीवानी मुकदमों की सुनवाई करता है। यह अपीलें नहीं सुन सकता है। ठीक है, बस एक प्रकार से मुकदमों की सुनवाई करता है। मुकदमे जब यहाँ पर नहीं निपटते हैं तो ये जिला न्यायालय में जाते हैं, जिला न्यायालय में भी मुकदमा नहीं निपटता तो वो एक प्रकार से हाई कोर्ट में जाता है। अगला प्रश्न, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अनुच्छेद 32 में एक रिट जारी करी गई बंदी प्रत्यक्षीकरण की। बंदी प्रत्यक्षीकरण में होता क्या है? जैसे कि मान लेते हैं कि आपने किसी को मारा, आपने किसी को 2 लपोटा हनका, बढ़िया से खूब अच्छे तरीके से मारा। अब वह एक प्रकार से व्यक्ति ने आपके खिलाफ कंप्लेन कर दिया और पुलिस ने आपको बंद कर दिया। अब पुलिस आपको ले जाकर के कहाँ पहले बंद करेगी? थाने में बंद करेगी। तो थाने में अगर वो बंद करी है तो 24 घंटे तक वो थाने में आपको रख सकती है, उसको अधिकार है पुलिस को। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही अंदर उसको आपको न्यायालय में पेश करने का भी एक प्रकार से है, यानी कि पुलिस का एक कर्तव्य है कि वह आपको न्यायालय में 24 घंटे के अंदर पेश करे। यानी आपका यह मौलिक अधिकार है कि आप एक प्रकार से पुलिस से कह सकते हैं कि आप हमको न्यायालय में ले चलो 24 घंटे के अंदर। आप वकील कर सकते हो उसी दौरान, आपको एक प्रकार से अपने पसंद की वकील से मिलने का अधिकार है उसी दौरान, आपका मौलिक अधिकार ये है। ठीक है, अगर कोई पुलिस आपको 24 घंटे से ज़्यादा रखता है किसी मतलब ये कटघरे में, यहाँ पर थाने में, तो आप उस खिलाफ मतलब उस पुलिस जो आपने आपको रखा उसके खिलाफ आप जो है
कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट में एक प्रकार से आप या आपका कोई सगा संबंधी या आपका वकील जो होगा वो ये रिट लेकर के आएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम का रिट। अब यह रिट जो होगा वो जारी किया जाएगा, न्यायालय में मामला सुनवाई के लिए जाएगा। तो न्यायालय में एक प्रकार से बंदी को एक प्रकार से सशरीर उपस्थित करवाना पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं कि वीडियो कॉल करके इंस्पेक्टर साहब कहें भैया साहब देखो जज साहब या रखे हैं का सारे मारित है, ठीक है, या का रखे नहीं माँ या थनवा माँ। जज बोले ओए इंस्पेक्टर लेके आ उसको, तो जज बुलाएगा, सशरीर उसको न्यायालय में पेश किया जाए। 24 घंटे के भीतर आने जाने के समय को छोड़ करके पुलिस वाले इसी में मामला कर देते हैं। आने जाने कहते साहब बहुत भीड़ रही, जाम लाग गया रहा, वही गड़ियाँ भर के 4-5 लाठी मारा थे, वही में सब उगिल दिए थे बेचारे, ठीक है। थानवे में 2-3-4 लपोटा हन दिए थे, पुलिस में बहुत मारा था। जैसे पहुंच गए अगर कोनो मामला कोनो छोटा मोटा केस है, 2-3 लपोटा पहले 2-3-4 गायरी 2-3-4 लपोटा मारे कि दोबारा तू काम ना करो, थाना में मामला सुलट जाए, घरे भागो, ठीक है। बाद में कोर्ट उठ, चूंकि कोर्ट में इतना मामला पड़ा हुआ है, इतना जनसंख्या है, कौन जज देखेगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन होता यह है कानूनन के हिसाब से जो वास्तविक है, जो लिखा पढ़ा है वो यही है कि आपको 24 घंटे के अंदर भीतर नहीं पेश करता तो पुलिस वाले की एक प्रकार से नौकरी भी जा सकती है। पुलिस वाले से जज पूछेगा कि बेटा आपने क्यों नहीं एक प्रकार से इसको भेजा, तो पुलिस वाला अगर उसका एग्जैक्ट सही कारण बता पाएगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा, अगर नहीं बता पाएगा तो उसको एक प्रकार से जो है सजा हो, मतलब उसको भी दंड मिलेगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार का कानूनी आज्ञा पत्र होता है जिसका अर्थ होता है सशरीर हमारे सामने पेश करो, यानी एक प्रकार से बंदी को पेश करो न्यायालय में। इसके द्वारा न्यायालय बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित तिथि और स्थान पर न्यायालय में उपस्थित किया जाए, जिससे न्यायालय यह निर्णय कर सके कि किसी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने का कारण वैध है या अवैध है। उसको एक प्रकार न्यायालय निर्णय लेगा, ठीक है, कि आपने बंदी सही तरीके से बनाया कि नहीं बनाया है। प्रश्न अगला आ चुका है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों को लिखिए। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत ही बंदी प्रत्यक्षीकरण और ये सब चीज़ें जो होती हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत ही बोली जाती हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही एक प्रकार से भारतीय संविधान के निर्माता प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने उसको संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। किसको? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो BR अम्बेडकर ने कहा है। अगला प्रश्न, विधि के समक्ष समता क्या? अनुच्छेद 14 में लिखा है कि विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14 में बातें लिखी हैं। विधि माने कानून, समक्ष माने सामने, समता माने समानता, यानी कानून के नज़र में सभी बराबर होंगे, ठीक है। तो इसकी संकल्पना ब्रिटिश संविधान से उत्पन्न हुई है, जो एक नकारात्मक धारणा है। सभी वर्ग समान रूप से समान विधि के अधीन, यानी समान कानून के अधीन और समान न्यायालयों की अधिकारिकता के अंतर्गत होंगे। कोई भी व्यक्ति चाहे वह अमीर हो गरीब हो, ऊंच हो नीच हो, अधिकारी हो गैर अधिकारी हो, कानून से कोई ऊपर नहीं होगा। कानून की नज़रों में सभी बराबर होंगे। यह एक प्रकार से जो धारणा है, इसी को विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समता कही जाती है। यह व्यवस्था अनुच्छेद 14 के अंतर्गत की गई है भारतीय संविधान में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है बेटा। प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 में नागरिकों को शोषण से मुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। शोषण कैसे होता था? जैसे कि बालकों को बेच देते थे, बलाश्रम होता था, महिलाओं से काम करवाया जाता था, महिलाओं का शोषण किया जाता था, छोटे बच्चों का शोषण होता था। तो उन सभी शोषण पर अंत कर दिया गया। अनुच्छेद 23 के द्वारा बेगार को निषिद्ध ठहरा। बेगार मतलब कि बिना पैसे दे करके बेगारी करवाते थे जिन लोगों से, जो गरीब होते थे, छोटे बच्चों से बेगारी करवाते थे, वैसे उनको खाने पीने की वस्तु दे करके उनसे बेगारी करवाते थे। तो वो भी एक प्रकार से कानून अपराध है अब, ठीक है। अनुच्छेद 24 के द्वारा बाल श्रम का भी निषेध किया गया। ऐसे बच्चे जो छोटे हैं, 18 साल से नीचे हैं, 14 साल से नीचे हैं, उनको आप किसी जोखिम भरे कामों में नौकरी नहीं दे सकते। जैसे खान वगैरह में, कारखाने में आप उनको काम नहीं दे सकते। ये भी कानून अपराध है, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य के बारे में बताएं। मौलिक कर्तव्य फटाफट से आप बताएं, मौलिक कर्तव्य क्या होता है भैया? मौलिक कर्तव्य की अगर बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य जो है सन 1976 में संविधान में संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया भाग 4 के आ के का में, यानी कि चतुर्थ मतलब भाग 4 के ए में जोड़ा गया, चतुर्थ का में, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था की गई थी। मैंने आपको बताया था मौलिक कर्तव्य जो एक प्रकार से भारतीय संविधान में लोगों को दिए गए हैं कि भाई आप ये कर्तव्य कर सकते हैं। अब जनता कर भी सकती, नहीं भी कर सकती, जनता पर कोई प्रेशर नहीं होता है।
2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, उसके पश्चात मूल कर्तव्य की संख्या 1 बढ़ गई। जो एक मौलिक कर्तव्य बढ़ा वो यही बढ़ा कि जो बच्चे होते हैं 6 से लेकर 14 साल के, उनको स्कूल भेजना माता पिता का कर्तव्य होगा, ये साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी भैया? देखिए, वर्तमान सन 1976 में संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 के आ में जोड़ा गया इसको, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था की गई थी। 2002 में इसमें संख्या एक प्रकार से 1 बढ़ गई, 11 हो गई, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसको रूस के संविधान से लिया गया, ये बात भी ध्यान रखेंगे। नीति निर्देशक तत्व किसे कहते हैं? समानता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संबंध उन सिद्धांतों से होता है जो राज्य की नीति निर्धारित करते हैं। कोई भी राज्य जिन सिद्धांतों के अनुसार अपने सुनिश्चित विकास पर आगे बढ़ता है वही राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक भाग 4 के का में ये एक प्रकार से इस बात का मेंशन किया गया है। तो प्रश्न अगला है, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के किस खंड में किया गया है? तो चौथे खंड के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया भाग 4 के मतलब कि भाग 4 में 36 से लेकर के 51 अनुच्छेद। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आपके आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन से बेटा, लोकसभा की अवधि कितनी होती है? देखिए, लोकसभा की अवधि 5 साल की होती है। 5 साल के बाद में लोकसभा भंग हो जाती है, इसीलिए इसको निम्न सदन भी कहा जाता है। ठीक है, किंतु प्रधानमंत्री के परामर्श और पर राष्ट्रपति इससे पूर्व भी उसे भंग कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो 5 साल से पहले भी एक प्रकार से लोकसभा भंग की जा सकती है। राष्ट्रपति को एक प्रकार से बताएगा कौन? राष्ट्रपति को एक प्रकार से कहेगा कौन? प्रधानमंत्री कहेगा कि भाई भंग कर दो, खत्म कर दो मामला, तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन प्रत्येक दूसरे साल में छटनी होती है। हर दूसरे साल में एक प्रकार से जिस व्यक्ति की 6 साल पूरी हो जाती है उम्र, उसको एक प्रकार से निकाल दिया जाता है और नए व्यक्तियों को शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो अगर लोकसभा का सांसद आपको बनना है तो 25 वर्ष आपके लिए उम्र होनी चाहिए। ठीक है, और लोकसभा का सदस्य हो सकता है वह व्यक्ति जो 25 साल का हो, भारत का नागरिक हो। अगला प्रश्न, राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी आयु आवश्यक है? तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए आप 30 साल के अगर हैं तो आप एक प्रकार से राज्यसभा का चुनाव के लिए पर्चा भर सकते हैं, दाखिला कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल बताइए। देखिए, राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है या भंग नहीं होता है। ठीक है, उसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं और 1/3 सदस्य जो होते हैं वो 2 साल के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं। यानी कि एक प्रकार से लगभग 1/3 सदस्य जो होते हैं वो 2 साल पर एक प्रकार से छाटा जाता है कि भाई 6 साल किसका किसका पूरा होगा, वो निकाल दिए जाते हैं और कुछ नए शामिल कर जाते हैं। उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल के 3 विधायी अधिकार बताएं। राज्यपाल बेसिकली राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति का एक नुमाइंदा होता है जो कि राज्य में रहता है किसी भी प्रांत में। से उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल हैं, ठीक है, वो रामनाथ कोविंद जी के कहने पर, मतलब कि द्रौपदी मुर्मू जी के कहने पर ही आगे बढ़ेंगे। देखिए, विधानमंडल के द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के पश्चात ही कानून बनता है। सबसे पहली बात, विधानमंडल जो होता है, विधानमंडल में विधानसभा और जैसे संसद होता है, ठीक है, केंद्र स्तर पर, ऐसे ही राज्य स्तर पर विधानमंडल होता है। विधानमंडल के 2 भाग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा जो होती है उसमें विधायक लोग बैठते हैं, यानी MLA लोग बैठते हैं, और जो विधान परिषदें होती हैं उनमें MLC लोग बैठते हैं। MLC जो होते हैं यानी कि विधान परिषद के सदस्य होते हैं MLC। ठीक है, विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के पश्चात ही कानून बनता है। जैसे कि संसद चाहे लोकसभा राज्यसभा में कोई विधेयक पारित होता है तो जब तक उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होता बेटा, तब तक वह कानून नहीं बनता है। इसी तरीके से राज्यपाल के सिग्नेचर के बिना कोई भी राज्य का कानून नहीं बनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, जब कोई विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल का अधिकार है कि वह उसे स्वीकार करे अथवा अस्वीकार करे अथवा राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख ले, यानी जेब में रख करके उसको एक प्रकार से बोल दे कि राष्ट्रपति से पूछेंगे फिर करेंगे। ठीक है, या तो एक प्रकार उसको एक प्रकार स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। तीसरी विशेषता, जब विधानमंडल मतलब इसकी शक्तियां जो है, विधायी शक्तियां, कानूनी शक्तियां जो राज्यपाल के पास है, जब विधानमंडल का अधिवेशन ना चल रहा हो तो उसे अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार राज्यपाल को ही दिया गया। राज्यपाल ही एक प्रकार से फुल फॉर्म में होगा उस समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है भाई, प्रश्न आ चुका है। अच्छा देखिए, राज्यपाल का कोई सेवानिवृत्ति का समय नहीं। राज्यपाल का कोई समय निश्चित नहीं कि कब हटाए जाएंगे। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रहते हैं। प्रसाद पर्यंत मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक राज्यपाल बना रहेगा वह व्यक्ति। यह बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री की 3 प्रमुख शक्तियां बताएं, कौन कौन सी हैं। पहली शक्ति, मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, उसकी बैठक बुलाना मंत्रिपरिषद की।
मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करना, ये सब प्रधानमंत्री मतलब मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है, मुख्यमंत्री का काम होता, शक्तियाँ होती। दूसरी बात, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करना, कौन सा मंत्रालय किसको देना है, ये भी एक प्रकार से मतलब कि मुख्यमंत्री ही डिसाइड करता है। इसके अलावा राज्य के शासन तंत्र पर नियंत्रण करना भी मुख्यमंत्री ही डिसाइड। जैसे योगी जी इस समय फुल फॉर्म में, तो योगी जी मुख्यमंत्री हैं और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, मुख्यमंत्री की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट कीजिए। देखिए, वास्तविक रूप से मुख्यमंत्री राज्य के शासन का केंद्र बिंदु होता है। राज्यपाल को जो भी शक्तियां प्राप्त है उनका प्रयोग व्यवहार में मुख्यमंत्री ही करता है। यानी मुख्यमंत्री जिस तरीके से केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, ऐसे ही राज्य में मुख्यमंत्री होता है। राज्य का शासन का पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्यमंत्री पर ही डिपेंड होता है। मुख्यमंत्री जो चाहे वो कर सकता है, कुछ चीज़ें एक प्रकार से छोड़ करके। वो अपने सहयोगियों का चयन करता है, उनमें विभागों का वितरण करता है, मंत्री पद का बंटवारा करता है, किसको फला मंत्रालय किसको देना, सब किसको देना है वो सब मुख्यमंत्री ही डिसाइड करता है। विभागों में परिवर्तन करना हुआ या किसी मंत्री को उसके पद से हटाना हुआ, राज्य में शांति व्यवस्था की स्थापना करनी हुई, सब मामले जैसे योगी जी बुलडोजर भेज देते जब मन होता है, तो क्या उनको अधिकार है ये चीज़ भेजने का। राज्य के विकास के लिए नीति निर्धारित करना हुआ, उसे लागू करवाना हुआ, उसका मुख्य काम मुख्यमंत्री का ही होता है। वह राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने का परामर्श दे सकता है, जिस तरीके से राष्ट्रपति को एक प्रकार से परामर्श देता है जो है संसद भंग करने का एक प्रकार से, या लोकसभा को भंग करने का अधिकार एक प्रकार से प्रधानमंत्री को होता है, ऐसे ही मुख्यमंत्री को विधानसभा को भंग करने का अधिकार होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपके लिए मैं लाता रहता हूं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आती रहती हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में हूबहू आने वाले हैं, ठीक है, कल की परीक्षा में। प्रश्न अगला आ चुका, निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ बताएं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 324 में एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, जिसका कार्य होता है निर्वाचन संबंधी, यानी कि चुनाव करवाने का काम निर्वाचन आयोग करता है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, और 2 अन्य आयुक्त होते हैं, यानी कि 3 आयुक्त इसमें कुल होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 उसके सलाह मतलब कि 2 उसके कार्य करने के लिए, उसके सलाह के लिए 2 रखे जाते हैं, ठीक है। तीनों की परामर्श से ही सारी चीज़ें होती हैं। तो एक मुख्य होता है, 2 उसके एक प्रकार से काम करने के लिए 2 उसके एक प्रकार से सहयोगी जो है रखे जाते हैं। तो 3 व्यक्ति एक प्रकार से इसमें मुख्य रूप से काम करते हैं। सभी विषयों पर निर्णय बहुमत से लिया जाता है। निर्वाचन आयोग के द्वारा निम्न कार्य किया जाता है। वैसे आयोग में कई सदस्य और होते हैं, लेकिन 3 सदस्य मुख्य रूप से होते हैं जो कि एक प्रकार से पूरा मैटर देखते हैं। पहली बात, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना हुआ, यानी कहाँ पर चुनाव करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें डिसाइड निर्वाचन आयोग करेगा, ठीक है। इसके अलावा मतदाता सूची तैयार करना, वोटर लिस्ट में नाम किसका रहेगा किसका नहीं रहेगा, ये एक प्रकार से यही डिसाइड करेगा। इसके अलावा राजनीतिक दलों को मान्यता देना, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं जैसे कि भाजपा, कांग्रेस, इन सभी को मान्यता देना, उनकी मान्यता को रद्द करना, सारा अधिकार इन्हीं के पास होता है, निर्वाचन आयोग के पास। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, किसको कमल देना है, किसको साइकिल, तो ये तो भाई उनका तो फिक्स हो गया मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मान लेते प्रधानी का चुनाव हुआ, या एक प्रकार से और चुनाव हुआ, तमाम प्रकार के विधायकी का चुनाव हुआ, या एक प्रकार से विधायकी का छोड़ दीजिए आप, जिला पंचायत चुनाव हुआ, या बीडीसी का चुनाव, या जो भी चुनाव होते हैं जिला स्तर पर या कुछ भी स्तर पर, बड़े स्तर पर चुनाव चिन्ह देना हुआ पार्टियों को, ठीक है। ये सब नई पार्टी कोई बनी तो उसका नई पार्टी गठन, उनको मान्यता देना, ये सब काम निर्वाचन आयोग ही करता है। दलों को मान्यता समाप्त करने से, कोई पार्टी चिदिक रही बहुत ज़्यादा एक प्रकार से अपने आप में बन रही, तो उसको पार्टी रद्द कर दो, हटाओ तुम, हटो यहाँ से। इसके अलावा राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह को जब्त कर लेना है। मान लेते कोई चुनाव चिन्ह एक प्रकार से उससे समाज में उतना एक प्रकार से विद्वेष फैल रहा, तो उस चुनाव चिन्ह को जब्त भी कर लेगा। दलों के लिए आचार संहिता लागू करवाना, चुनाव प्रचार के लिए नियम बनाना, ठीक है, क्या नियम बनेगा क्या नहीं बनेगा। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए आचार संहिता, यानी कि जब चुनाव आते हैं तो सभी का झंडा वंडा खत्म कर दिया था, सभी का गिरा दिया जाता है, एक प्रकार से पूरा माहौल बन जाता है, ठीक है। धारा 144 टाइप की लग जाती है मानो। आचार संहिता जो होती है, नियम कायदे बनाना, सब निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। किसी दल के विभाजन पर निर्णय लेना, यानी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जब उसका विभाजन होता है तो उसमें भी एक प्रकार से अंतिम निर्णय इसी का होता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न, संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति के बारे में बताएं। देखिए, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इस समिति के अन्य सदस्य में एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी जी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी, एन माधवराव
डीपी खेतान जी, ये सब प्रारूप समिति के एक प्रकार से सदस्य थे। इस प्रारूप समिति का कार्य संविधान के प्रारूप पर विचार करना था। अच्छा, इसके सलाहकार जो थे वो बी एन राव जी थे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो बी एन राव इसके सलाहकार थे, अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन सभी लोगों ने मिलकर के संविधान का निर्माण किया, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियाँ बताएं। देखिए, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ जो हैं, पहली शक्ति मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, दूसरी मंत्रियों के विभागों का वितरण करना, परिवर्तन करना, उसमें किसी को कोई मंत्रालय देना, किसी को कोई मंत्रालय देना, ये सब काम प्रधानमंत्री का होता है। मंत्रिपरिषद की बैठक करना, बैठक में अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री ही करेगा। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। बैठक कौन बुलाएगा? प्रधानमंत्री ही बुलाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संपर्क की कड़ी का काम करता है, यानी राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में संपर्क की कड़ी का काम प्रधानमंत्री ही करता है, ठीक है। इसके अलावा तमाम सारे कार्य और होते हैं प्रधानमंत्री की, जैसे अधिवेशन बुलाने का अधिकार हो गया, सत्रावसान करने की सिफारिश राष्ट्रपति से करना तो भी प्रधानमंत्री ही करेगा। इसके अलावा लोकसभा भंग करने की सिफारिश भी राष्ट्रपति से कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री ही करेगा। इसके अलावा वैदेशिक संबंधों का संचालन करना हो, विदेश मामला जो देखना हुआ तो वो भी एक प्रकार से विदेश मंत्री जो होंगे वो पूछेंगे एक बार मोदी जी से, तभी कोई काम करेंगे, ठीक है। एस जयशंकर जी को निर्णय लेने में एक प्रकार से उनसे मोदी जी से पहले परामर्श लेनी पड़ेगी। मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना हुआ तो ये प्रधानमंत्री ही करेगा। तो ये सब प्रधानमंत्री की एक प्रकार से क्या है? प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं, प्रधानमंत्री की एक प्रकार से व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। वीडियो को शेयर करते रहेंगे, वीडियो को लाइक भी करते रहेंगे। सभी दोस्तों से निवेदन है कि सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न लगातार आपकी परीक्षा के लिए आते रहते हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के कारण बताएं, यानी किन किन कारणों से भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, मैंने आपको शुरुआत में बताया था। सबसे पहली बात, क्रिप्स मिशन आया था, इसकी क्रिप्स मिशन की असफलता की वजह से एक प्रकार शुरू हुआ, क्रिप्स मिशन असफल हो गया था। दूसरी बात, जापानी आक्रमण का भय लगातार सता रहा था। तीसरी बात, ब्रिटिश राज व्यवस्था में भारतीयों का अविश्वास था, यानी जो ब्रिटेन की शासन पे पद्धति थी अब एक प्रकार से भारतीयों के मन को भा नहीं रही थी, भारतीय लोग उसका घोर विरोध कर रहे थे। अगस्त क्रांति अपने चरम पर थी और तमाम प्रकार के न्यूज़पेपर, पत्रकार और तमाम प्रकार के जो है जगहों जगहों पर धरने हो रहे थे। यहाँ तक कि विदेश, अमेरिका की जनता, भारत की जनता सब एक प्रकार से और इंग्लैंड की जनता खुद अपनी सरकार की आलोचना कर रही थी। वहाँ पर सरकार गिर जाती है जो सरकार रहती है और उसके नई सरकार बनती है, वो सरकार इसी एक प्रकार से जो है उस पर बनती है कि भाई भारत को आज़ाद किया जाएगा। तो ऐसे तमाम प्रकार के मुद्दे थे। तो क्विट इंडिया मूवमेंट एक प्रकार जो शुरू हुआ, इसके कई कारण थे। चौथी बात, बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार हो रहा था, म्यांमार में भारतीयों को एक प्रकार सताया जा रहा था। अमानवीय व्यवहार मतलब कि एक पशु जैसा व्यवहार हो रहा था। ऐसे में भारतीयों के मन में एक प्रकार से ज्वाला भड़क पड़ी और भारतीय लोग एक प्रकार से विरोध करना शुरू कर देते हैं। और यह विरोध एक प्रकार से मात्र छोटे स्तर पर नहीं था, बड़े स्तर पर था। और इसी समय एक प्रकार चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था, आप देखेंगे 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में एक प्रकार से पूरे दुनिया में एक प्रकार से हाहाकार मचा हुआ था, चौतरफा एकदम से झगड़ा लड़ाई हो रहा था। 1942 ईस्वी में आंदोलन एक प्रकार चलाया गया, जो कि एक प्रकार से 1939 और 40-41 इन सभी में तमाम प्रकार का पूरी दशा और दिशा जो है वो बदल चुकी थी। समाज लगातार बदल रहा था, अलग अलग देशों में तमाम प्रकार के आंदोलन, तमाम प्रकार की क्रांतियाँ हो रही थी। इन तमाम प्रकार की क्रांति और भारत के लोग जो है विदेशों में पढ़ने जाने लगे थे। तमाम सारे लोग विदेशों में एक प्रकार से रह करके तमाम संगठन का निर्माण कर चुके थे, वो लोग वहाँ से विरोध कर रहे थे। कुछ लोग जापान से, कुछ लोग ब्रिटेन से, कुछ अमेरिका से, अलग अलग देशों से जो है अलग अलग जो है संगठन जो है विरोध कर रहे थे। इंग्लैंड के लोगों का, इंग्लैंड जो औपनिवेशिक सोच की विचारधारा जो थी उसकी, उस विचारधारा का विरोध कर रहे थे। तो इंग्लैंड के लोगों को यहाँ से मजबूरी में भागना ही पड़ा और ऐसे में एक प्रकार से मोटिवेशन मिली किसको? जो आंदोलनकारी थे भारत के उनको, ठीक है, कांग्रेस के नेता थे उनको, ठीक है। अब ये लोग एक प्रकार से संगठन बना करके और अच्छे तरीके से भारतीय जनता को भी लगने लगा कि भाई भारत के लोग ही एक प्रकार से, जब एक प्रकार से भारत के लोगों के खिलाफ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो ऐसी सरकार का क्या काम, ठीक है। जो लुभावनापन एक प्रकार से अंग्रेजी सरकार दिया करती थी बीच बीच में, ये एक्ट वगैरह ऐसे 1909 का एक्ट ला करके, 1919 का एक्ट ला करके, 1935 का, वो सब अब कहा कि भाई एक्ट वक्त हटाओ, एक्ट को मारो गोली, कोई कानून वानून मत बनाओ, तुम यहाँ से भागो बस, ठीक है, भारत छोड़ो, ठीक है। अब गांधी जी ने भी कह दिया इसी आंदोलन में कि करो या मरो, जाओ जो मन हो करो, यहाँ से भगाओ बस इन लोगों को, सर का भार बन चुके हैं ये लोग, करो या मरो, नारा दे दिया गांधी जी ने, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से तमाम प्रकार के नारे चलने लगे। तो यहाँ पर मजबूरी में उनको छोड़ करके भागना ही था।
अच्छा, पांचवी बात, पूर्वी बंगाल में आतंक का साया मंडरा रहा था। ऐसे में एक प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन एक प्रकार से ये शुरू हो गया। वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ रहा था, लगातार एक प्रकार से महंगाई बढ़ रही थी। जनता को एक प्रकार से लगने लगा कि भाई ये अंग्रेजी सरकार को अब यहाँ से भगाएंगे, नहीं तो एक प्रकार से हम लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में एक प्रकार से लोगों के मन में और कांग्रेस के नेताओं के मन में लगा कि भाई अब यहाँ से एक प्रकार से एक बड़ा आंदोलन इसी समय मार देना चाहिए, चूँकि सिचुएशन हमारे एक प्रकार से पक्ष में थी। और इस आंदोलन के एक प्रकार से प्रभाव ये पड़ा कि यहाँ से एक प्रकार से अंग्रेजों को कहीं ना कहीं पे 5 सालों के बाद में यहाँ से छोड़ करके भागना पड़ा। 1947 को 15 अगस्त की डेट को एक प्रकार से भारत को स्वतंत्रता मिलती है। भारत से यहाँ पर अंग्रेज जो है यहाँ से भारत से छोड़ करके भाग जाते हैं। भारत की गद्दी भारत को मिल जाती है और फिर उसके 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद संविधान का निर्माण होता है। 1950 में 26 जनवरी की डेट को भारतीय संविधान लागू होता है और आज एक प्रकार से हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, इस तरीके का सिचुएशन था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है, क्या संसद संविधान की उद्देशिका में संशोधन कर सकती है? उद्देशिका मतलब क्या होता है? प्रस्तावना। बताएं, प्रस्तावना में संविधान में संशोधन संसद कर सकती है कि नहीं कर सकती है? देखें, इसके लिए आपको संविधान में जो तमाम केस हुए थे उनको समझना पड़ेगा। इसको लेकर के, प्रस्तावना को लेकर के बड़ा विवाद हुआ है। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया था कि संसद के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में मेंशन किया गया कि संविधान में अगर किसी मुद्दे में कोई बदलाव करना हुआ तो कैसे बदलाव करेंगे, वो 368 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि केशवानंद भारती बनाम केस में न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि एक प्रकार 368 के अनुसार उद्देशिका में यानी कि प्रस्तावना में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उद्देशिका का जो भाग संविधान के मूल ढांचे के अधीन आता है उसका संशोधन संसद के द्वारा नहीं किया जा सकता। यानी जो मूल ढांचा है प्रस्तावना का उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, जो मूल ढांचे के बाहर है उसमें संशोधन आप कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। संसद के द्वारा संविधान की उद्देशिका में संशोधन करके कुछ शब्दों को जोड़ा गया उसी समय। 42वें संविधान संशोधन में एक प्रकार से क्या हुआ, संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए। पहला शब्द था समाजवादी शब्द। ठीक है, वहीं जुड़ा है 1976 में जुड़ा है। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में इंदिरा गांधी के समय में। समाजवादी शब्द जुड़ा। पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है यहीं पर जुड़ा, पंथ निरपेक्ष शब्द लिखा है। और अखंडता शब्द जो है इसी समय जोड़ा गया। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। यह संशोधन 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा किया गया था। यह बात ध्यान रखेंगे, जो कि इसी समय इंदिरा गांधी 1975 वगैरह में आप देखते हैं कि वो चल रहा था, क्या नाम है, क्या नाम चल रहा था भाई, क्या चल रहा था, वो चल रहा था, क्या नाम है, इमरजेंसी भी लागू थी। तो एक प्रकार तमाम प्रकार के बदलाव किए गए थे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? बिल्कुल, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस राज्य का अपना कोई धर्म ना हो बेटा, उसके लिए सभी धर्म समान हो। जिस राज्य के लिए किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव जिस देश में ना किया जाता हो उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। और भारत बिल्कुल ऐसा राज्य है। भारत किसी भी धर्म के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाता। भारत सभी धर्मों को बराबर दृष्टिकोण से देखता है। भारत एक प्रकार से ऐसा देश है जो एक प्रकार से सभी धर्मों को बराबर दृष्टिकोण से देखता है, सभी धर्मों को बराबर का एक प्रकार दर्जा देता है। ठीक है, सभी धर्म यहाँ पर पनप पाते हैं, सभी धर्म समान हैं और देश का कोई अपना धर्म नहीं है। जबकि पाकिस्तान का धर्म जो है इस्लाम है और वो इस्लामिक कंट्री है। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री, चूँकि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है। यहाँ सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता है और धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी, पारसी, जैन, बौद्ध, सभी को एक प्रकार से आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है। यहाँ तक कि यहाँ के अल्पसंख्यकों को उनको अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार भी है। उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया। उनके लिए एक प्रकार से और तमाम प्रकार की फंडिंग की व्यवस्था भी कर दी गई है अल्पसंख्यकों के लिए। ठीक है, तो भारतीय संविधान बहुत ही एक प्रकार से अल्पसंख्यकों के प्रति एक प्रकार से सहानुभूतिपूर्ण रहा है। भारत में संविधान लागू होने के समय ही धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार किया गया, लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान की उद्देशिका में शामिल करके धर्मनिरपेक्षता की पुष्टि कर दी गई। कोई भी भारतीय नागरिक अब अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है और किसी भी धर्म को छोड़ सकता है। ठीक है, किसी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। किसी विशेष धर्म का पालन करने के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
ठीक है। हिंदू के साथ वही व्यवहार, वही मुस्लिम के साथ, वही सिख के साथ, वही बौद्ध के साथ, वही पारसी के साथ, सभी के साथ वही व्यवहार किया जाएगा। यह सब बात ध्यान रखेंगे। आपको बता दूं कि आप अगर जो है आपका सब्जेक्ट एंशिएंट हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास है, तो आप इस क्लास को देख पाएंगे, इस क्लास को देख सकते हैं, आपके लिए ये क्लास है। ठीक है, आप बहुत ही आसानी से इस क्लास को देखिएगा। महामैराथन रिवीजन क्लास एंशिएंट हिस्ट्री की, जिसमें भारत और विश्व के प्राचीन सभ्यता के बारे में बताया गया है। कल इसकी क्लास हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप जो है आती लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय टाइप के क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हैं इसमें, आप देख लीजिएगा। यह लेक्चर बेसिकली आप देखते हैं जैसे राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, कपिल वस्तु, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेल देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई। इसके अलावा शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, आपका एक प्रकार से MJPRU बरेली विश्वविद्यालय, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी जिसको आप बोलते हैं। इसके अलावा आपका जो है माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी हो गई, और आपका BU झांसी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, और ऐसे कई विश्वविद्यालय जो कि एक प्रकार से अलग अलग राज्यों के हैं, उन सभी में एक प्रकार से यही चीज़ें आती हैं। तो आप सभी लोग देख लीजिएगा बड़े आसानी से, और चीज़ें एक लिखित टाइप की जो पेपर होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जिन बच्चों को हमारे साथ जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, हमारे एक प्रकार से साथ जुड़ सकते हैं। SMS करेंगे, सभी सब्जेक्ट का आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगा। 91 61 93 60 62 पर आप SMS करिए और आप डायरेक्टली हमसे जुड़ पाएंगे। आप अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके सब्जेक्ट का क्या क्या नाम है, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप हमारे पास सेंड कर दीजिएगा। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पे कर देने होंगे। अगर आप गूगल पे, फ़ोन पे कुछ नहीं चलाते तो आप किसी दूसरे व्यक्ति से भी करवा सकते, किसी दुकान से करवा सकते हो। ठीक है, इसमें आपको तीन सब्जेक्ट जो आपके मेजर के हैं उनकी तैयारी आपकी करवा दी जाएगी। ठीक है, और एक माइनर सब्जेक्ट की। तो पेपर आपका नज़दीक है, इसके लिए व्यवस्था पूरी कर दी गई है इंपॉर्टेंट चीज़ों की। ठीक है, इसके अलावा एक जो को करिकुलर का पेपर होता है उसकी भी तैयारी आपकी हो जाएगी बहुत बेहतर तरीके से, जिसकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है। तो एक प्रकार सभी के मॉडल पेपर, महासंग्राम रिवीजन क्लास, क्वेश्चन पेपर, विभिन्न विश्वविद्यालय के PDF नोट सब कुछ आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल आपको कोई तैयारी करने की कोई झंझट नहीं रहेगी, कोई टेंशन नहीं बचेगी, सब कुछ आपके लिए व्यवस्थित कर दिया गया है। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं तुरंत। ठीक है, और इसके लिए क्या होगा, जैसे मान लेते फर्स्ट सेमेस्टर क्लास हो जाएगी, क्लास खत्म, पेपर आपका खत्म फिर उसके बाद में जनवरी के लास्ट में या फरवरी के महीने से, फरवरी में ही एक प्रकार से जनवरी में ही आपका सेकंड सेमेस्टर का कोर्स मैं चालू कर दूंगा। और इससे क्या होगा, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर जुड़े रहेंगे तो आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके लिए कैसी व्यवस्था करी गई है, और वहाँ पर आप सबसे पहले जुड़ पाएंगे। आपके पास पहले SMS किया जाएगा और आप पहले जुड़ करके आप उन क्लासेस को चैप्टर बाई चैप्टर शुरू से लेकर के अंत तक आप पढ़ पाएंगे। फिर उसके बाद में मॉडल पेपर रिवीजन क्लास आपकी परीक्षा के समय में जिस तरीके से आज चल रही है ऐसे ही चलेगी। ठीक है, तो आप सेकंड सेमेस्टर में और बेहतर तैयारी करने का प्रयास आपकी किया गया है। आपकी बार मैं देख रहा था, चेक कर रहा था कि आप लोग जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते, तो बहुत सारी संख्या में आप लोगों ने एक प्रकार से साथ दिया। आप लोग बहुत भारी संख्या में जुड़े हमसे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में और भारी संख्या में आप जुड़ेंगे ये उम्मीद के साथ। मैं और भी कंटेंट को बेहतर करने का प्रयास, और भी क्वालिटी और एक प्रकार से क्वांटिटी दोनों को बढ़ाने का प्रयास करूंगा, और आपको अव्वल दर्जे की शिक्षा देने का काम शुक्ला स्टडी पॉइंट जैसा करता आ रहा है, उससे और अव्वल दर्जे की शिक्षा देने का प्रयास मैं करता रहूंगा। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए एक प्रकार से रिवीजन क्लास वगैरह सब कुछ आती रहती है। एक ही वीडियो में सबको समाप्त करने की भी कैपेसिटी शुक्ला स्टडी पॉइंट के पास ही है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा सभी लोग और जुड़ जाइए। SMS करिए इस नंबर पर 91 193 60 62 पर और तुरंत हमसे आप जुड़ जाइए। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।